So hello students, welcome back to our YouTube channel SS Chemistry. I hope you are all doing good. अभी जैसा कि लास्ट दिसंबर चल रहा है, हमारे पास बस 5-6 दिन ही बचे हैं दिसंबर के। इसके बाद दिसंबर ख़त्म होके आपका न्यू ईयर आएगा जनवरी। तो मोस्टली अगर हम बात करें, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं अभी तक हो चुके होंगे। जो थर्ड सेम के एग्ज़ाम होंगे या फर्स्ट सेम के या फिफ्थ सेम के, यानी जो ऑड सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स होंगे वो मोस्टली हो चुके होंगे, या एक आधी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अगर बच्चे भी होंगे तो उन बच्चों के लिए आज का ये लेक्चर रहने वाला है। और इसमें मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी आपका थर्ड बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। और आपका पेपर नेम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, हम उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। जो पेपर कराने का पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जो आपके ऑड सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर लाइक आपको आंसर लिखना होता है। और जो इवन सेमेस्टर वाले होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होगा कि ऑड सेमेस्टर वाले उनके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम केमिकल काइनेटिक्स का जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करा दीजिए। तो उन बच्चों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि बहुत लेट हो गया है कुछ इशूज़ की वजह से, क्योंकि मैं भी कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड में जैसे आपका गेट नेट वगैरह हुए तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम उतना मिल नहीं पाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना आप लोग के लिए हेल्प कर सकूँ उतना कर सकूँ। मोस्टली मेरे इस चैनल का जो पर्पस है चैनल बनाने का वो यही है कि बस बच्चों की मुझे हेल्प करनी है, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर पा सकें और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी मिल सके। जो नॉलेज मुझ में है, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं वो आपको दे सकूं। बस पर्पस यही है। अगर मेरे वीडियोस बनाने से या फिर मेरे किसी भी वीडियो से किसी भी एक भी बच्चे का अगर फ़ायदा होता है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। मेरे लिए जो मेरे चैनल का पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब तो। और एक बात और, जैसे ही आपका जनवरी स्टार्ट होगा तो हम इसके बाद इवेंट सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं क्या करूँगी कि पहले आपको थ्योरी कराऊँगी, और अगर जो टॉपिक आपका थ्योरी में कवर्ड हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू कर लेंगे। तो जिससे अगर जिस यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चन आंसर वाले लिखने वाले पेपर हो रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो रहे हैं तो वो उसके लिए भी हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको मेरा ये जो आइडिया है अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं आगे अब ऐसे ही प्रोसीड करूँगी इवेंट सेमेस्टर वालों के बच्चों के लिए, जैसे कि आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का केमिकल काइनेटिक्स, हमारी यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, आणविकता। किसी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए, और फिर आप खुद से पहले आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। हालांकि जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होगा मैं आपको डिटेल में समझाती जाऊंगी, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सको। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एन एलिमेंट्री स्टेप, मतलब कि जितने आपके अभिकारक अणु जो हैं किसी अभिक्रिया के एक चरण में शामिल होते हैं, क्या वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। ऑप्शन बी है हमारे पास रिएक्शन ऑर्डर, यानी कि जो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है क्या वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। ऑप्शन सी है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप, यानी किसी अभिक्रिया को संपूर्ण करने में कितने स्टेप लग रहे हैं, क्या वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। या फिर रेट कांस्टेंट, यानी कि के, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, क्या वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि आपकी कोई ऐसी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया के एक चरण में जो अभिकारक अणु आपने लिए हैं उन अभिकारक अणुओं की संख्या जो होती है वो उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है।
तो इसी के साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट यानी कि के की जो है यूनिट क्या होती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर यूनिट को निकालना सिखाती हूँ, जिससे अगर आप से आगे किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर यूनिट पूछे तो आप आराम से कर सको। तो देखिए, अभिक्रिया की यूनिट निकालने के लिए आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सीखा होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट और आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसकी पावर n। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पर n क्या होता है, आपकी किसी अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर। ओके, और a क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और k क्या है, रेट कांस्टेंट, r रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यूनिट किसकी निकालनी है, इसकी, रेट कांस्टेंट की। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, r अपॉन a की पावर n। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इससे हम अभी जो है दर स्थिरांक की यूनिट निकालेंगे, वो भी किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताऊंगी पहले, फिर उससे हम डिराइव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए यूनिट क्या होगी के की। ठीक है, तो यहाँ से हम आर की यूनिट लिखेंगे, क्या होती है, ये हो गया कंसंट्रेशन की जो भी आपकी यूनिट होगी अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की पावर वन, और ये जो टाइम है ये जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम की छोटी से छोटी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो हम वो यूज करते हैं सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये यहाँ पर ऊपर गया ना, ये यहाँ पर नीचे था, ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स अपॉन ए की पावर n। ए क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन है ये भी, तो इसकी भी जो यूनिट होगी वो कंसंट्रेशन के पद में ही होगी। तो इसकी यूनिट क्या निकल कर आएगी हमारे पास, कंसंट्रेशन, वही तो होगी, क्योंकि ये भी तो सांद्रता ही है अभिकारक के अणु की। तो इसकी पावर होल n है हमारे पास। इसको अब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर है इसकी, ये माइनस की हो जाएगी, और जो ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन दोनों पद सेम है, तो इनकी जो घातें होंगी वो जुड़ेंगी। आपको इतना बेसिक मैथ तो आप सबको पता होगा। चलिए पहले मैं इसको ऊपर लेके जाकर दिखाती हूँ। कंसंट्रेशन की पावर 1, ये भी ऊपर गया, इनटू कंसंट्रेशन की पावर माइनस n, ऊपर गया तो माइनस हो गया, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस कंसंट्रेशन को कॉमन ले लें, और ये आपकी जो इनकी घातें हैं यानी कि जो पावर हैं वो जुड़ जाएंगी। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो इनके बीच वही साइन रहेगा, सेकेंड इनवर्स। अब आपको पता है कंसंट्रेशन का जो भी आप जिस भी पद्धति में कंसंट्रेशन की वो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता की जो है यूनिट रखेंगे, जैसे मोल पर लीटर अगर आपने रखा तो उस हिसाब से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम सांद्रता की यूनिट क्या ले लेते हैं यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर घात क्या है हमारे पास, 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स। अब ये कोई के की यूनिट नहीं है, ये एक बेसिक फार्मूला है। मैंने आपको यहाँ पर बेसिक फार्मूला डिराइव करके दिया है, जिससे आप रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, अगर वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ ले, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी पूछ ले, तो आप इस फॉर्मूला में जो है यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे। n क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि, n की वैल्यू रख देने से आपको जो है k की यूनिट यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। ये क्या है, हमारे पास रेट कांस्टेंट निकालने की बेसिक फॉर्मूला है। इसमें हम n की वैल्यू यानी कि
अभिक्रिया की कोटि की वैल्यू जो भी रख देंगे उससे हमें उस अभिक्रिया की दर स्थिरांक की यूनिट मिल जाएगी। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए निकालना है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास अभिक्रिया की दर स्थिरांक का क्या आया, मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। हमें किस अभिक्रिया के लिए निकालना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ पर n इज इक्वस टू क्या होगा, 1। ओके, तो अब हम यहाँ पर n इज इक्वस टू 1 रख के देखें, 1 माइनस 1। ओके, सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो किसी की भी पावर 0 जो होता है 1 होता है। आपको पता है मैथ, ये सिंपल सी मैथ है, ये 6, 7, 8 में ही आपको सिखा दी जाती है। तो यहाँ से आपकी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो k की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी सेकेंड इनवर्स। क्या निकल कर आएगी, सेकेंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो उसी प्रकार से मैं आपको और भी अभिक्रियाओं के लिए n की वैल्यू रखकर दिखाती हूँ, जिससे आप, अगर आपको किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यूनिट पूछे तो आप उस बेसिक फार्मूला में बस n की वैल्यू रखेंगे और आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है उस अभिक्रिया की कोटि के लिए मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। ओके, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब इसको हिंदी में समझिएगा, मतलब आपके पास कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डबल कर रहे हैं यानी कि दोगुनी कर रहे हैं, यानी कि जो रिएक्शन है हम क्या कर रहे हैं उसको दोगुनी रफ्तार से करा रहे हैं। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, और हम साथ में जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता को भी अगर हम डबल कर देते हैं तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपको ये बात पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन सी अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो यहाँ से जितना चेंज आप अभिक्रिया की दर में करेंगे उतना ही चेंज आपको अभिकारक की सांद्रता में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा बी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट डज द रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन। यानी कि जो आपका रेट कांस्टेंट के है, दर स्थिरांक, वो किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, या फिर कंसंट्रेशन पर, या फिर वॉल्यूम पर। हमसे पूछा गया है जो के है आपका, यानी कि जो दर स्थिरांक है, जो आपका दर स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है, दबाव और प्रेशर पर, या फिर टेम्परेचर पर, या फिर कंसंट्रेशन पर, या फिर वॉल्यूम पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेम्परेचर। अब समझिए वो कैसे। तो इसका आंसर हम देते हैं अर्हीनियस इक्वेशन से। अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वस टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर ई ए जो है सक्रियण ऊर्जा है, यानी कि जो के है आपका दर स्थिरांक है वो सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है और उत्प्रेरक पर भी निर्भर करता है। अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है रेट कांस्टेंट, लेकिन अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगर किसी अभिक्रिया में आप अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित करेंगे तो उससे जो आपकी अभिक्रिया की दर है वो परिवर्तित होगी, ना कि रेट कांस्टेंट परिवर्तित होगा। तो यानी कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शून्य कोटि की अर्ध आयु किस प्रकार
किस पर निर्भर करती है? जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो किस पर निर्भर करती है? सांद्रता पर, या फिर तापमान पर, या फिर समय पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु का फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको इसका फार्मूला बताती हूँ। तो देखिए, जो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु का फॉर्मूला होता है टी हाफ, वो होता है किसके इक्वल? ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट यहाँ पर क्या है? सॉरी, अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पर आपको आंसर साफ साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सांद्रता होगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है वो निर्भर करती है किस पर? सांद्रता पर। ये हमने कहाँ से जाना? इसके फार्मूला से। यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल गई। क्या मिल गया? आपको फॉर्मूला मिल गया शून्य कोटि की अर्धायु का फॉर्मूला। क्या होता है? ए नॉट अपॉन 2k। अगर इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आप कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछे कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो दर स्थिरांक पर किस प्रकार से निर्भर करती है, तो उसका भी आंसर आपको इस फॉर्मूला से ही मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता? तापमान। अगर हम किसी अभिक्रिया में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो अभिक्रिया होगी वो तेज़ी से होने लग जाएगी, यानी कि जो आपका अभिकारक होगा वो तेज़ी से उत्पाद में परिवर्तित होगा, है ना। तो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती ही है। और हमसे क्या पूछा है? प्रभावित नहीं करता। उत्प्रेरक लेंगे हम तो उत्प्रेरक से भी जो आपकी अभिक्रिया की दर है वो प्रभावित होती है। अगर हम सांद्रता बदलेंगे तो उससे भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंटेनर का आयतन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए यदि दर निम्न प्रकार से लिखी जाए, यानी कि ये यहाँ पर दर लिखी हुई है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी ना, तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी। किसी अभिक्रिया के लिए दर समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है तो उस अभिक्रिया की हमें कोटि निकालनी है। देखो, आप अभिक्रिया की कोटि कब निकाल सकते हो? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आपको दर समीकरण खुद से दिया हो आप तब निकाल सकते हो। ओके, आपको सिर्फ अभिक्रिया दी जाए अगर, तो आप तब निकाल सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ अभिक्रिया बता दी जाए कि ऐसे ऐसी होती है फिर आप निकालो, तो वैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया का कौन सा जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है। क्योंकि जब हम किसी अभिक्रिया के लिए दर लिखते हैं तो वो हम स्लो स्टेप के लिए ही लिख पाते हैं, फास्ट स्टेप के लिए नहीं लिख पाते। तो और हम कोटि कैसे निकालते हैं? दर समीकरण से। तो इसलिए हमें दर समीकरण लिखने के लिए क्या चाहिए? हमें किसी अभिक्रिया का स्लो स्टेप, जो यानी कि ऐसा चरण चाहिए जो धीमे धीमे हो रहा हो। तो ये आपको दिया गया है रेट समीकरण, यानी कि अभिक्रिया के दर का समीकरण। अभिक्रिया की दर का समीकरण में से अगर आप कोटि निकालते हो तो जो अभिकारक अणुओं की घात दी होती है उनका सम आपकी उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ पर आपको रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2 बी की पावर 0, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 2। तो यानी कि जो हमारी अभिक्रिया है, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 2। ओके, अभिकारक अणुओं की जो सांद्रता की घात होती है उसका सम हमारा क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संक्रियण ऊर्जा क्या है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? प्रतिक्रिया की ऊर्जा या फिर तापमान में परिवर्तन? जो आपकी संक्रियण ऊर्जा होती है बेटा, वो किसी अभिक्रिया को होने के लिए उस अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु हैं उनमें हमें कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए कि वो अच्छे प्रकार से टकरा सकें, जिससे हमें अच्छे से अच्छा उत्पाद मिल सके। तो संक्रियण ऊर्जा क्या होगी? प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम, यानी कि कम से कम जो आवश्यक ऊर्जा है वो हमें चाहिए किसी अभिक्रिया को कराने के लिए, वो हमारी क्या कहलाती है? संक्रियण ऊर्जा।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया को प्रभावित करता है। अभिक्रिया की सांद्रता को बढ़ाता है उत्प्रेरक? बिल्कुल भी नहीं। संक्रियण ऊर्जा कम करता है क्या उत्प्रेरक? सोच के देखो, यानी कि या तो ये संक्रियण ऊर्जा को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। हम जिस प्रकार का भी उत्प्रेरक ले रहे हैं, अगर हमें चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो उस हिसाब से हम संक्रियण ऊर्जा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, क्योंकि उत्प्रेरक काम क्या है, अगर संक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा तो हमें जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर संक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा तो हमें धीरे धीरे प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अभिक्रिया दी हुई है। मैंने आपको अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन में बताया कि आप अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाल सकते हो, उस अभिक्रिया का दर समीकरण लिख के जो उस अभिकारक की घात आएगी, सांद्रता पद की जो घात आएगी, उसका सम जो आएगा निकल के, वो आपकी अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो ये हमारे पास अभिक्रिया है। अब हमें इसके लिए दर समीकरण लिखना है। दर समीकरण का जर्नलाइजेशन अगर हम करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि R इज इक्वस टू के रेट कांस्टेंट, सांद्रता अभिकारक की सांद्रता। ओके, तो अब हम इसको इसमें लिखेंगे R इज इक्वस टू के, और यहाँ पर आपका अभिकारक कौन है, NO2, और इसकी घात क्या आएगी, जो इसके जितने अणु हमने ली हैं, तो ये 2 इसकी पावर हो जाएगी। जो इसकी पावर, अब आपके पास कोई B मॉलिक्यूल तो है नहीं अभिकारक का, आपके पास सिर्फ A मॉलिक्यूल है अभिकारक का, तो यानी जो इसकी घात होगी वही आपकी अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास द्वितीय कोटि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिक्रिया की दर की इकाई होगी। अभिक्रिया की दर यानी कि R की इकाई पूछी है हमसे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, मुझे इनके आंसर चाहिए आपसे। अभिक्रिया की दर की इकाई हमने अभी आपको निकाल के बताई, मैंने जस्ट अभी आपको जो है R की इकाई निकाल कर बताई थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास A, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये होती है हमारी अभिक्रिया की दर की इकाई। अभी जस्ट मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में ये निकाल के बताया है, आप एक बार उसे फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर, आपकी कोई अभिक्रिया हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उस दौरान जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या होगी, समय के साथ बढ़ेगी या समय के साथ नियत रहेगी, या समय के साथ घटेगी, या फिर समय के साथ अनियमितता दिखाएगी, यानी कि घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कभी कोई निश्चित नहीं है। आंसर करिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास समय के साथ घटती है। कैसे घटेगी, देखो समझो इस चीज़ को, जैसे हमने अभिकारक अणु लिया A, ठीक है, इससे हमें प्रोडक्ट कुछ P मिल रहा है। अब समय के साथ में जैसे जैसे आपका अभिकारक अणु कम होता जाएगा, वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, तो आपकी अभिक्रिया जो है धीमे धीमे होने लगेगी ना, क्योंकि आपका अभिकारक अणु कम हो गया है ना, तो इसलिए क्या होगा, समय के साथ अभिक्रिया की जो दर है वो घटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, या आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है के लिए समय के साथ अभिक्रिया की दर के लिए, यानी कि R के लिए दिए गए ग्राफ में P, Q, R पदों में चिन्हित कर रही है। तो अभिक्रिया मैं यहाँ पर लिख देती हूँ A प्लस P, रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या बन रहा है C प्लस D। यहाँ पर हमें बताना है इस ग्राफ में देखकर कि P क्या दर्शा रहा है, Q क्या दर्शा रहा है और R क्या दर्शा रहा है। ये ग्राफ है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का। यहाँ पर इस एक्स एक्सिस में आपको समय दिखाया गया है और वाई एक्सिस में आपका
दर दिखाया गया है। तो आपको पता है, यहाँ समझिएगा, जब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होती है यानी कि आगे जा रही होती है ना, जब आपकी अभिक्रिया आगे जा रही होती है, मैंने क्या कहा, जब आपकी अभिक्रिया जो है आगे जा रही होती है यानी कि A+B से जब आपका C+D बन रहा होता है, तो क्या होता है, पहले तो अभिक्रिया की दर जो है आपका कुछ ना कुछ A+B है, यानी कि पहले आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बना है, आपके पास बहुत सारे अभिकारक के अणु है, तो दर जो होगी पहले ज़्यादा होगी। ओके, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा तो वो कम होती जाएगी दर, और एक पॉइंट पे आकर जो है वो इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेगी। तो यानी कि जो R है हमारा क्या दर्शा रहा है, साम्य अवस्था को दर्शा रहा है, और जो हमारा P है वो क्या दर्शा रहा है कि ये एक अग्र अभिक्रिया है, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ये मैच हो रहा है आपका। P जो है यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, अग्र अभिक्रिया की दर। और अगर हम Q की बात करें तो प्रोडक्ट, आप देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, जब t=0 समय पर हम देखेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जैसे जैसे कन्वर्ट हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है और फिर एक पॉइंट पे आकर वो भी साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन को यानी कि पश्च अभिक्रिया को दर्शा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सॉरी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो ये इसमें क्या होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन आप देखते ही कट कर दीजिए, इसमें पी को ये पश्च अभिक्रिया बता रहा है। पश्च अभिक्रिया कैसे होगी, पश्च अभिक्रिया, आपका पश्च अभिक्रिया क्या है कि स्टार्टिंग में यानी कि t=0 पर जो प्रोडक्ट हो आपका वो ज़ीरो हो, प्रोडक्ट जो हो वो धीरे धीरे बन रहा है, समय के साथ बन रहा है, पहले से आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सही कथन कौन सा है? आंसर करिए। दर, क्या क्वेश्चन क्या समझिए पहले, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सही कथन कौन सा है, तो ये याद रखना है, कौन सा है पूछा है। ओके, सही कथन पूछा है हमसे। दर अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होती है, जो आपकी रेट है वो अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर डिपेंड नहीं करती, या फिर जो आपकी दर है वो सांद्रता के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर जो आपकी सांद्रता है वो जो आपका जो दर है शून्य कोटि की अभिक्रिया की वो सांद्रता के यानी कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो आपका फॉर्मूला होता है इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर का, तो आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है, दर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया की होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती है अभिकारक की सांद्रता से। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K=x/T आता है, तो यहाँ पर x क्या है, जो प्रोडक्ट आपका कुछ t टाइम बाद जो आपका प्रोडक्ट बना है वो अमाउंट है यहाँ पर आपका x। यहाँ पर कहीं भी आपको अभिकारक की सांद्रता नहीं दिख रही है इस फॉर्मूले में, तो इसका मतलब है जो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो आपकी अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारे पास आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है, केवल एक चरण या फिर कई एलिमेंट्री स्टेप यानी कि कई बहुत सारे एक एक चरण मिक्स हैं। ओके, या फिर एनर्जी चेंज आपका रिएक्शन मैकेनिज़्म है या फिर टेम्परेचर चेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कई एलिमेंट्री स्टेप, यानी कि जब आप रिएक्शन मैकेनिज़्म की बात करते हैं, जब आप किसी अभिक्रिया को देखते हो कि वो अभिक्रिया ए से बी में चेंज हो रही है, पर जब हम उसकी मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं कि किस किस स्टेप को फॉलो करके वो जो है ए से पी में जा रही है, तो इसके बीच में बहुत सारे स्टेप आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप आएंगे, तो उन सब को मिलाकर आपका जो है रिएक्शन मैकेनिज़्म बनता है।
ओके, तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।